गुड मॉर्निंग। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट 3 हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्ट 3 में हम लोग क्या देखेंगे, देखो टॉपिक क्या है हमारे पास। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी से रिलेटेड हम लोग प्रोविज़न इस क्लास में पढ़ेंगे। पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2, दिस इज़ आवर पार्ट 3, राइट। तो पार्ट 3 में हम लोग जो बेसिकली डिस्कशन करेंगे वो ओनरशिप के रिगार्डिंग क्या रूल है और डिलीवरी को लेकर के क्या रूल्स है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप का होगी और डिलीवरी, अगर पार्ट डिलीवरी है, हाफ डिलीवरी है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। और इस लेक्चर को क्लियर करते ही हमारे एक तरीके से सीए फाउंडेशन का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को देखते हैं। चार्ट क्या कहना चाह रहा है, देखो ये चार्ट हमें क्या बता रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन 3 स्टेजेस, राइट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पूरा फिनिश करना चाहते हैं तो 3 प्रोसेस से आपको पास होना है। पहला, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, आप एसेट ट्रांसफ़र कीजिए, फिर उसकी डिलीवरी कीजिए, और फिर जैसे ही आप डिलीवरी और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, कंसिडरेशन रिसीव होता है तो रिस्क पास ऑन हो जाता है। और जैसे ही रिस्क ट्रांसफ़र हुआ, जैसे ही रिस्क पास हुआ तो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, अब यहाँ से बायर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब सेलर इसके लिए लायबल नहीं है। तो यही 3 चार्ट को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले देखते हैं हमारे पास लॉ क्या कहता है। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास लॉ क्या कहता है, इस पैरा को मैं रीड कर रहा हूँ। पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर टू डिसाइड लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड बायर। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इम्प्लाइज पासिंग ऑफ ओनरशिप, जैसा कि मैंने बताया प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। इफ द प्रॉपर्टी हैज़ पास टू द बायर, द रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज दैट ऑफ बायर एंड नॉट ऑफ सेलर, नॉट ऑफ सेलर, दो गुड्स मे बी स्टिल इन द सेलर्स पोजेशन। The rules regarding transfer of property in goods from seller to buyer depend on 2 basic factors. अब यहाँ पे 2 चीज़ें समझना है हम लोगों को कि रूल रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। 2 चीज़ें डिटरमिन करती हैं कि कब सेलर से बायर को राइट ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। पहला आप क्या करो, गुड्स को आइडेंटिफाई करो, और दूसरा इंटेंशन ऑफ पार्टीज़ को देखो। इस चीज़ को पढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में सेक्शन 18 कहता है, प्रोवाइड दैट वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, दिस इज नॉट सेल, दिस इज सेल, इस पीडीएफ में मिस्टेक है, सेल, राइट। तो देखिए दोबारा, सेक्शन 18 प्रोवाइड दैट वेयर देयर इज अ contract of sale of uncertain goods, the property in goods cannot pass to the buyer unless and until goods are ascertain. Very clear, ये बेसिक क्लास में भी हमने समझा था। अगर असर्टेन गुड्स का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पहले उस गुड्स को आप क्या करो, असर्टेन करो, तभी आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकते हैं। द बायर कैन गेट द ओनरशिप ऑफ राइट ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक एंड असर्टेन। दिस पॉइंट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक एंड असर्टेन गुड्स, यानी गुड्स का स्पेसिफिक होना एज वेल एज असर्टेन होना आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को पूरा करेगा। स्पेसिफिक होनी चाहिए और अनअसर्टेन होनी नहीं चाहिए, यानी असर्टेन होनी चाहिए। दूसरा, इंटेंशन ऑफ पार्टीज। द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड टू बी ट्रांसफर्ड। हो सकता है पार्टीज ने एग्रीमेंट तो अभी कर लिया, बट उनका जो इरादा है, इंटेंशन है, वो फ्यूचर में गुड्स को ट्रांसफ़र करने का, फ्यूचर में बाय करने का है। तो इंटेंशन बहुत मैटर करता है। आगे कहता है लॉ फर्दर प्रोवाइड दैट पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन ऑफ पार्टीज रिगार्ड। हम 3 चीज़ें देखेंगे इंटेंशन ऑफ पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कहती है, और वो 3 चीज़ें क्या हैं। पहला, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में क्या है, कंडक्ट ऑफ पार्टीज क्या करती हैं, और सर्कमस्टांसेस क्या बनती हैं। सर्कमस्टांसेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये देखने में कि पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कब करना चाहती, सेटिस्फाई कब करना चाहती हैं। अब हमारे पास सिचुएशन जो होंगी पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की, वो इस चार्ट के थ्रू पता चल रही है। या तो स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स है तो मैटर सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम होती है कब, जब पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स है। एक, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस में कब प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी, रिस्क कब ट्रांसफर माना जाएगा, अप्रूवल बेसिस पे जब हम किसी कस्टमर को देते हैं। और नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोजल। ये हम देखेंगे कब सेलर के पास ये राइट है कि वो गुड्स को दोबारा रीसेल कर सकता है।
क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं इसी चार्ट में से, और वो क्या है, प्रॉपर्टी पासेस ऑन असर्टेन गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स क्या है, असर्टेन है, गुड्स जो पास हो रही है वो निश्चित है, बता दी गई है। तब क्या रूल कहता है, देखो, वेयर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ ए स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स द प्रॉपर्टी इन देन ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम एंड पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट इंटेंड इट टू बी ट्रांसफर। जब पार्टीज चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें उसी टाइम रिस्क ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। For the purpose of ascertaining the intention of the parties, regard shall be had to term contract the conduct of the parties and the circumstances of the case. Unless डिफरेंट इंटेंशन, जब तक ऐसा नहीं कोई पार्टी उसमें जो है इंटेंशन अपनी कुछ अलग नहीं रखता, तो हम तो ये मानेंगे जैसे ही गुड्स असर्टेन स्पेसिफिक हुई, जैसे ही जिस टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया उसी तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। Unless a different intention appear, the rules contained in section 2024, the rules for ascertaining the intention of the parties to the time at which the property in goods is to be passed to the buyer। इसमें टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे स्पेसिफिक का और असर्टेन गुड्स का, तो उसमें आप टाइम मेंशन करेंगे, प्लेस मेंशन करेंगे कि कब किस टाइम पे गुड्स की डिलीवरी दी जाएगी, राइट। तो ये हुआ हमारे पास केस किसका, व्हेन गुड्स आर स्पेसिफिक एंड असर्टेन। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो इस चीज़ पे है, स्टेजेस में क्या कहता है, स्टेजेस ऑफ गुड्स वाइल पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो गुड्स कैसी है, स्पेसिफिक है और डिलीवर स्टेट में है। अब हम गुड्स की बात कर रहे हैं, मुझे गुड्स की डिलीवरी करनी है और गुड्स की 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। क्या, गुड्स मेरी स्पेसिफिक तो कर ही दी थी बायर ने और वो डिलीवर स्टेट में है, मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। दूसरा, स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरी स्टेट। स्पेसिफिक तो है बट अभी डिलीवरी के लिए कैपेबल नहीं है, अभी वो डिलीवरी में नहीं कर सकता। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज़ टू असर्टेन प्राइस। स्पेसिफिक तो है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन प्राइस अभी असर्टेन करना बाकी है, कुछ फैक्टर्स पे प्राइस डिपेंड है, इसीलिए अभी वो निश्चित नहीं हुआ। तो इसमें देखते हैं प्रोविजन क्या कहता है। सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवर स्टेट का प्रोविजन देखते हैं क्या कह रहा है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। रीड करने से पहले इसका एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। देखो, एक्स गोज इनटू अ शॉप एंड बाय अ टेलीविजन एंड आस्क द शॉपकीपर फॉर द होम डिलीवरी। ठीक है, द शॉपकीपर एग्री टू इट, ओके, टेलीविजन इमीडिएटली बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या था, गुड्स थी स्पेसिफिक, डिलीवर स्टेट में थी, तभी तो उसने हाँ बोला। हाँ, तो जिस तरीके से कॉन्टैक्ट हुआ उसी की शॉप में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई। ये पहला केस, क्लियर। चलो दूसरा केस देखते हैं। जब इशू क्या है, स्पेसिफिक गुड्स तो है लेकिन डिलीवर स्टेट में अभी उसको करनी है, टू बी पुट इनटू डिलीवर स्टेट। अब इसमें देखते हैं एग्जांपल। पीटर बाय अ लैपटॉप फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड आस्क्ड द होम डिलीवरी। ठीक है, शॉपकीपर एग्री टू इट, हाउएवर द लैपटॉप डज नॉट हैव अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। अभी विंडो उसमें डालनी है। द शॉपकीपर प्रोमिसेस टू इंस्टॉल, वो कह रहा है मैं इसमें विंडो डाल के दूंगा। एंड कॉल पीटर बिफोर मेकिंग द डिलीवरी, राइट। इन दिस केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू पीटर ओनली आफ्टर शॉपकीपर हैज इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, मेकिंग द लैपटॉप रेडी फॉर डिलीवरी एंड इनिशिएटेड द बायर अबाउट इट। तो भैया पहले आप अपनी जो कंडीशन थी डिलीवरी स्टेट बनाने लायक, विंडो डाल दो। जब तक विंडो नहीं डालोगे प्रॉपर्टी आपकी है, रिस्क आपका है, अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। वेरी क्लियर। चलिए थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या था हमारे पास, स्पेसिफिक गुड्स है, इन ए डिलीवर स्टेट में है, लेकिन व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू ऑर्डर टू अ सर्टेन प्राइस। अभी पैसों को लेकर के कुछ बात चल रही है, जरा इस एग्जांपल को देखते हैं। ए सोल्ड कारपेट टू कंपनी विच वर रिक्वायर्ड टू बी लेड। कंपनी ने कारपेट दिया जो अभी इसको वहाँ पे बिछाना है, वहाँ पे उनको दिखाना है। द कारपेट वॉज डिलीवर्ड टू द कंपनीज प्रेमाइसेस बट वॉज स्टोलन बिफोर इट कुड बी लेड। लो जी, कारपेट अभी रखा ही है वहाँ पे, दिखाया नहीं है, उसको शो नहीं किया और कारपेट वहाँ से चोरी हो गए। इट वॉज हेल्ड दैट कारपेट वॉज नॉट इन द डिलीवर स्टेट एट इट वॉज नॉट लेड विच वर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हेंस द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास। देख रहे हो कितनी बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। कारपेट्स को ऊपर से मैं कैसे देख लूँगा, पहले आप उसको बिछाओगे, दिखाओगे, उसका डिज़ाइन दिखाओगे तभी तो मैं देख पाऊंगा। तो यहाँ पे स्टोलन हो गई तो सेलर जिम्मेदार है, बायर नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, रिस्क ट्रांसफ़र नहीं हुआ। वेरी क्लियर। चलिए, गुड्स मस्ट बी असर्टेन, ये
जो प्रॉब्लम थी हमने पहले ही देख लिया, गुड्स मस्ट बी असर्टेन होनी चाहिए तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, ये प्रोविज़न हमने देख लिया। ओके, उसके बाद अब हम रूल्स देखते हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग, दिस वन, द रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। जो प्रॉब्लम आ रही है अनअसर्टेन गुड्स को लेकर के आ रही है, उसमें क्या हम देखेंगे, देखिए जी ये क्या कहता है, गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन डिलीवरी स्टेट, डिलीवरी ऑफ कैरियर ऑफ ट्रांसमिशन, दो चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला डिस्कशन देखते हैं, पहला डिस्कशन क्या है जी, पहला डिस्कशन है सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। गुड्स कैसी है, अनअसर्टेन, और कैसे आपने उसको बेचा है, बाय डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के थ्रू बेचा है। तो क्या इसमें प्रॉब्लम है, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन ऑफ फ्यूचर गुड्स, देख रहे हो आप, दोनों चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है, क्या, अनअसर्टेन फ्यूचर गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड गुड्स इन दैट डिस्क्रिप्शन एंड डिलीवरी स्टेट are unconditionally approached to the contract either by the seller with the assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller, दोनों में से किसी की सहमति पर डिपेंड है। The property in the goods thereupon passes to the buyer, such assent may be express or implied, कोई मैटर नहीं करता, and may be given either before or after the appropriation is made। तो भैया पहले आप असर्टेन गुड्स को असर्टेन कीजिए, पहले अपनी इंटेंशन को क्लियर कीजिए, टाइम मेंशन कीजिए, डेट मेंशन कीजिए, तब रिस्क ट्रांसफ़र होगा। वही वाली बात जो पहले हमने पढ़ी, उस कंडीशन में आप लाओ। अच्छा, सेकंड प्रॉब्लम क्या है, डिलीवरी बाय कैरियर। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अ बिल ऑफ लेडिंग ऑफ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर एंड इज सेंट टू हिम, रेलवे से आ रहा है सामान, the ownership in the goods passes from the seller to buyer. In case of goods are subjected to accidental loss by theft, the seller will not be liable। ये आप ध्यान से समझ लो, अगर कोरियर से सामान आ रहा है, रेलवे पार्सल से आ रहा है, बिल ऑफ लेडिंग होती है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर रेलवे में कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गई तो सेलर जिम्मेदार नहीं है। डिलीवरी कैरियर के केस में रिस्क बायर का ख़त्म हो जाता है जैसे ही वो उस मोड में, रेलवे में या पार्सल में गुड्स को रखता है। तो ये ध्यान से ये ध्यान रखना है आपका, राइट। ये आपको पता होना चाहिए कि करियर केस में गुड्स आप जब मंगा रहे हो तो आपका रिस्क शुरू हो जाता है जैसे ही वो गुड्स उस फॉर्म में रखता है। क्लियर, चलिए। तो इसका मतलब अगर इसको एनालिसिस करें, इस पूरे सेक्शन को समरी निकालें, तो ये 3-4 पॉइंट निकल के आएंगे। और ये 3-4 पॉइंट क्या होंगे, ये कि अगर सेल ऑफ असर्टेन गुड्स है, अप्रोप्रिएशन का इशू है, तो पहले आप इन 3 चीज़ों को इसमें कन्वर्ट करो, तभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाएगा। क्या, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ असर्टेन गुड्स ऑफ फ्यूचर गुड्स, अगर है, द गुड शुड कन्फर्म टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वालिटी स्टेट इन द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, द गुड्स मस्ट बी डिलीवरी स्टेट में होना चाहिए, the goods must be unconditionally as distinguished from the intention of appropriated to the contract either by delivery or buyer as agent, delivery के लायक बनाओ, करियर के लायक बनाओ, and the appropriation must be made by seller और buyer, दोनों के बीच में सहमति एसेंट हो जाए तब वो ट्रांसफर होगा। तो यानी अनअसर्टेन को असर्टेन बनाओ, अनस्पेसिफिक को स्पेसिफिक बनाओ, टाइम, डेट मेंशन, एवरीथिंग मेंशन करो, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तब रिस्क ट्रांसफर होगा। क्लियर, हाँ। उसके बाद ये मैटर नहीं करता, 2 पॉइंट और बोल रहा है, वो कह रहा है एसेंट चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, कोई मैटर नहीं करता, एसेंट में बी गिवन इधर बिफोर और आफ्टर अप्रोप्रिएशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग सेकंड प्रोविजन देखते हैं। सेकंड प्रोविजन क्या है जी, सेकंड प्रोविजन हमारे पास है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ये आपने अकाउंट्स में देखा होगा, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स को, अपने कस्टमर को सामान दे देते हैं और बोलते हैं भैया ये आप ले जाओ, और अगर आपको पसंद आए यूज़ करके देखना तो हम आपसे लेंगे। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल ऑन रिटर्न बेसिस, तो इसका रूल क्या कहता है, देखो इसका एग्जांपल देख लेते तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस वन, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। P brought a musical instrument from a musical shop on a condition that he will purchase it if he like that instrument, ठीक है। After a week he had informed the shop owner that he has agreed to purchase the musical instrument, ठीक है ना। एक हफ्ते बाद the ownership is transferred when he has decided to purchase the instrument on his own। तो ownership कब ट्रांसफर हुई, इमीडिएट नहीं, एक हफ्ते बाद उसके पास ओनरशिप आई, तब से उसका रिस्क शुरू होता है। उसके पहले रिस्क किसका था बताइए, सेलर का था, उसके पहले रिस्क सेलर का था।
क्लियर, यही है पूरा प्रोविजन गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वाला। क्लियर है जी। चलिए आगे, उसके बाद एक ये प्रोविजन देखते हैं, सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, कभी कभी शॉप में क्या होता है सिर्फ कैश पे ही होती है बातें, वहाँ उधार का कोई चक्कर नहीं है। तो क्या होगा जी, देखिए, इट मे बी नोटेड दैट वेयर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड बाय पर्सन ऑन सेल और रिटर्न ऑन द टर्म्स दैट गुड्स वर टू बी रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर टिल दे आर पेड फॉर, द प्रॉपर्टी देयरइन डज नॉट पास टू द बायर अंटिल द टर्म आर कंप्लाइड विद कैश इज पेड। भैया आपने पैसे ही पे नहीं किए और दुकान में क्या लिखा हुआ है, कैश ट्रांजेक्शन है, तो अनटिल अनलेस यू नॉट पेड द कैश आपके पास प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, आप एज अ बायर प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र नहीं हुई। ये भी प्रोविज़न क्लियर। अब डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। ये क्या है, सेलर के पास ये राइट है कि अगर पेमेंट नहीं मिली या गुड्स डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर वो क्या करेगा, अपने पास राइट रखता है डिस्पोजल का। तो इसके बारे में प्रोविजन क्या कहता है, देखो, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, द सेलर मे बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अप्रोप्रिएशन रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशन आर fulfilled. In such a case, notwithstanding the delivery of the goods to the buyer, to a courier or other bailee for the purpose of transmission of the buyer in the good does not pass, the property of the good does not pass the buyer until the condition imposed by the seller are fulfilled. भैया गुड्स तो आप ले गए लेकिन कंडीशन जो मैंने दी थी एज अ सेलर वो आपने पूरी नहीं की, तो वो गुड्स मेरा ही है, मैं उसको राइट रखता हूँ उसको डिस्पोजल ऑफ फर्दर रीसेल करने का, चाहे गुड्स मेरे पास हो, रास्ते में हो या आपके पास पहुँच गई हो तो भी। वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और कैरिज बाय रेलवे एंड विल ऑफ लेडिंग रेलवे रिसीव इन केस में बी गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट, द सेलर प्राइमा फेसी डीम टू बी रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। मैंने बताया ना, चाहे गुड्स रास्ते में है, रेलवे में है, करियर में है, तो भी गुड्स किसकी है, सेलर की। राइट किसका है, सेलर का। क्लियर, ये है केस रिजर्वेशन ऑफ राइट डिस्पोजल, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं की आपने, कंडीशन जो भी सेलर की थी। ये वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, एक्स सेंड फर्नीचर टू अ कंपनी बाय ट्रक एंड इंस्ट्रक्ट द ड्राइवर नॉट टू डिलीवर द फर्नीचर टू द कंपनी अंटिल द पेमेंट इज मेड बाय कंपनी टू हिम, द प्रॉपर्टी पासेज ओनली व्हेन द पेमेंट इज मेड। क्लियर, चलिए ये हमारे पास हो गया प्रोविजन। अब ये है प्रोविजन रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। इसको देखते हैं। देखो जी, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी मतलब कह रहा है रिस्क प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, कंडीशन फुलफिल, रिस्क पास ऑन। तो इसके बारे में लॉ क्या कहता है, देखिए यहाँ तक देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 अनलेस अदरवाइज एग्रीड, जब तक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और बातें ना लिख दी हो बायर सेलर ने, तो रूल क्या है, गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी रिमेन इज ट्रांसफर टू दी बायर, बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयर इन ट्रांसफर टू द बायर द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट। अब मेन चीज़ यहाँ पे क्या देखना है, दोबारा ध्यान सुनेंगे यहाँ पे, पोजेशन डज नॉट मीन ओनरशिप। बेसिक क्लास में मैंने बताया गुड्स की पोजेशन का मतलब ओनरशिप नहीं है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, पोजेशन मैटर नहीं करता। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कब होती है, जो हमने डिस्कस किया, कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करता है, टाइमिंग, प्लेस, कंडीशन, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, उस तरीके से। तो रिस्क प्राइमा फेसी ओनरशिप, इसका मतलब हमने क्या देखा, ये देखा सेलर और बायर के बीच में क्या एग्रीमेंट है, इससे मैटर नहीं करता गुड्स किसके पास है फिलहाल। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इसी में, provided also that nothing in this section shall affect the duties or liability of the seller or buyer as bailee of goods and other party। चाहे बीच में कितनी भी पार्टीज हो, पार्टीज के राइट डाइल्यूट नहीं होंगे। ये हमारे पास प्रोविजन हो गया, रिस्क पासेस विद द प्राइमा फेसी पासेस टू दी ओनरशिप। एक इसमें एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। दिस वन,
ये वाला देखो, ए बिड्स फॉर एन एंटीक पेंटिंग फॉर सेल बाय ऑक्शन, बोली के थ्रू लेना चाह रहा है. आफ्टर द बिड when the auctioneer struck his hammer to signify acceptance of bid, he hit the antique with gets damage. ओ हो, गलती से पेंटिंग में ही लग गया और डैमेज हो गई. The loss will have to be borne by seller because the ownership of the buyer has not yet passes to the from the seller to the buyer. लो जी, वैसे तो ऑक्शन में हमने क्या पढ़ा है, हैमर का फॉल होना, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाना. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हैमर से ही वह एंटीक पेंटिंग टूट गई, तो भैया बायर कहाँ उसको रिस्क लेगा, बायर का रिस्क नहीं है, सेलर का रिस्क. क्लियर. चलिए, उसके बाद ये वाला जो प्रोविज़न है, दिस वन, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, इसकी सेपरेट वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा. हल्का सा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, बाकी इसकी डिटेल वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दूंगा. मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी, हालांकि थोड़ा वो एक पेज की फॉर्म में है, तो उसको आप देख लेना. लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ इस प्रोविज़न को. बाकी इस पूरी PDF को पढ़ के आप डाउट पूछ सकते हो. देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है. ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, बेसिकली क्या है, अगर मैं किसी गुड्स का ओनर हूँ तभी तो मैं उसको सेल करूँगा. अगर मैं किसी गुड्स का ओनर ही नहीं हूँ तो सेल करूँगा तो लेने वाले के पास बोनाफाइड राइट नहीं जाएगा, उसके पास राइट गुड्स का नहीं जा पाएगा, क्योंकि मैं ही गुड्स का ओनर नहीं हूँ. ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर. लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे नॉन ओनर, गुड्स का मालिक वो नहीं है, लेकिन गुड्स सेल कर रहा है, तो लेने वाले के पास बोनाफाइड राइट जा रहा है, वो बोनाफाइड बायर बनेगा. और वो केस कौन से हैं वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, वो एग्ज़ाम में भी आते हैं, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, वो कौन कौन से केस हैं देखो. एक दो एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं. देखो, एक एग्जाम्पल देखते हैं. इफ़ ए सेल्स सम स्टोलन गुड्स टू बी, ठीक है, हु बाय देम इन गुड फेथ. ध्यान से समझो. इफ़ ए सेल सम गुड्स टू बी हु बाय देम इन अ गुड फेथ, ए ने जो सामान बेचा है वो चोरी का है, लेकिन बी जो खरीद रहा है वो ईमानदारी से, उसे नहीं पता. बी विल गेट नो टाइटल टू दैट एंड द ट्रू ओनर हैज़ अ राइट टू गेट बैक टू हिज गुड्स फ्रॉम बी. बात तो बिल्कुल सही है. ए चोरी का सामान बेच रहा है बी को पता नहीं हो चोरी का है, लेकिन जो उसका ट्रू ओनर है वो बी से रिकवर कर सकता है. राइट, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या हुई, मालिक का होना, मालिक का ना होना. तो अब हम ऐसे केस पढ़ रहे हैं जहाँ पे आप ट्रू ओनर नहीं है, मालिक कोई और है, सेल करने वाला कोई और प्राणी है, तो भी वो बोनाफाइड टाइटल ट्रांसफ़र करेगा. तो इसको मैं हेडिंग से समझाऊंगा, रीड आप खुद करेंगे. पहला, और आपको पता भी होना चाहिए, यस, एजेंट, आपको भी पता है कई ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं एजेंट के थ्रू होती हैं. एजेंट सामान बेचता है, लेकिन उसके लिए लायबल कौन होता है, प्रिंसिपल. तो एजेंट से लिया गया सामान अगर वो बोनाफाइड एजेंट है, बायर के पास टाइटल जाएगा. क्लियर. तो पहला एक्सेप्शन क्या हुआ, एजेंट गुड्स ट्रांसफ़र कर सकता है, खरीदने वाले के पास बोनाफाइड राइट जाएगा. एक केस क्लियर. दूसरा केस, इसको आप रीड खुद करेंगे. जॉइंट ओनर, अब किसी भी प्रॉपर्टी के दो ओनर हैं, ए और बी, तो कोई एक उसमें सेल कर सकता है, बिल्कुल. बोनाफाइड बायर उसको मिलेगा, जो प्रॉपर्टी को लेगा उसके पास बोनाफाइड राइट मिलेगा. तीसरा क्या कहता है, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब इसको ध्यान से समझो इसके एग्जांपल के साथ. एक्स फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन अ डायमंड रिंग फ्रॉम वाई. एक्स ने छीना झपटी से, गलत तरीके से वाई से एक डायमंड की रिंग ले ली. दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, जबकि वॉइडेबल है ये, एट द ऑप्शन ऑफ वाई पे डिपेंड करता है, वॉइडेबल और वॉइड बना सकता है, वॉइड या वैलिड. बट बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट कुड बी टर्मिनेटेड, एक्स सेल द रिंग टू जेड. लो जी, एक्स ने उस रिंग को किसको सेल कर दी, जेड को. एन इनोसेंट परचेजर, और जेड को ये सब पता नहीं है. Z gets the good title and Y cannot recover the ring from Z even if contract is subsequently set aside. देखा आपने प्रोविजन. यहाँ हेडिंग क्या थी, सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. X और Y के बीच की ट्रांजैक्शन है, गलत है जो कि, लेकिन Z इसमें इन्वॉल्व हो गया जिसको इसकी सूचना नहीं है, तो Z से आप प्रॉपर्टी रिकवर नहीं कर सकते, उसके पास एक बोनाफाइड टाइटल जाएगा. ये है थर्ड केस. क्लियर. चलिए,
नेक्स्ट, सेल बाय वन हु हैज़ ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यू इन पोजेशन देयर ऑफ, ऐसा होता है। एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल से क्लैरिटी ज़्यादा आती है, फिर आप प्रोविजन पढ़ सकते हो। ड्यूरिंग IPL मैचेस पी बाय अ TV सेट्स फ्रॉम आर, पी ने क्या लिया, TV सेट फ्रॉम आर एग्री टू डिलीवर द सेम टू पी आफ्टर सम डेज, इन मीन वाइल आर सेल द सेम टू एस। लो जी, आर ने किसको सेल कर दिया, एस को, देना किसका था, पी को, एट अ हायर प्राइस। हु बाय इन गुड फेथ, भाई उसे क्या पता, उसने किसी और को ही बेचा है, एस को क्या पता बेचारे को, ठीक है। एंड विदाउट नॉलेज अबाउट द प्रीवियस सेल, एस गेट्स द गुड टाइटल। अब यहाँ पे एस का कोई गलती नहीं भैया, एस के पास बोनाफाइड राइट गया है, उसे इससे मतलब नहीं कि पहले पी को देने वाला था, कम पैसे में था, अपने पास राइट है, मैं इसका ओनर हूँ। तो ये केस हुआ हमारे पास कौन सा, सेल बाय वन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड द गुड्स कंटिन्यू पोजेशन देयर ऑफ। क्लियर। नेक्स्ट, सेल बाय buyer obtaining possession before the property in the goods has vested in him। क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दिस वन, A took a car from B, ठीक है, on his condition that A would pay a monthly installment 5,000 as hire charges with an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installment। After the payment of few installment, A sold the car to C। लो जी, पूरी किस्तें नहीं पे कर रहे और उस कार को C को दे रहे हैं। B can recover the car from C, बिल्कुल सही बात है। B can recover car from C since A had neither bought the car nor had agreed to buy the car, he had only option to buy the car। भैया इंस्टॉलमेंट में हायर परचेज का कॉन्सेप्ट होता है, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते आप मालिक नहीं बनते। तो जब तक आप मालिक ही नहीं है, कार किसी और को सेल कैसे कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल ओनर था वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ए हैड नीदर बॉट द कार नॉट हैड एग्रीड टू बाय द कार, ही हैड ओनली ऑप्शन टू बाय द कार। तो यहाँ पे ओरिजिनल जो बायर था उसी की कार है, ये वो रिकवर कर सकता है। वेरी क्लियर। चलो, इफेक्ट ऑफ स्टपल, नेक्स्ट केस है इफेक्ट ऑफ स्टफल, धोखा। वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड टू कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर अथॉरिटी टू सेल, द ट्रांसफरी विल गेट द गुड टाइटल एज अगेंस्ट द ट्रू ओनर, बट बिफोर अ गुड टाइटल इज स्टपल कैन बी मेड, इट मस्ट बी shown that true owner had actively suffered or held out of the other person in question as true owner or possession authorized to sell them। इस एग्जाम्पल देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। A said to B a buyer in the presence of C, तीनों लोग बैठे हुए हैं, A ने बोला B से C के सामने that A is the owner of the house, भैया इस घर का जो मालिक है ना वो A है। अच्छा जी, but C remains silent though the हॉर्स बिलोंग्स टू हिम। अच्छा, हॉर्स का केस है, हाउस का नहीं, सॉरी। हॉर्स बिलोंग्स टू साइलेंट दो हॉर्स बिलोंग टू हिम है, जिसका है वो चुप बैठा है और किसी और के नाम पे बोला जा रहा है। बी बॉट द हॉर्स फ्रॉम ए, और ट्रांजेक्शन हो गई। हेयर द बायर जो बी है विल गेट अ बेटर टाइटल, भैया मुझे कोई मतलब नहीं है। द हॉर्स इवन दो the seller A had not titled the horse. In this case, C by this conduct prevented from denying A's authority to sell the horse. Hence, C's silence has induced B to believe that A is the owner of the house. लो जी, अब एस्टॉपल के थ्रू बेचोगे, धोखाधड़ी के थ्रू बेचोगे, जो बायर होगा उसके पास बेटर टाइटल मिलेगा, उसके पास बेटर टाइटल मिलेगा। क्लियर। सेवेंथ केस देखते हैं, सेल बाय एन अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर का पूरा कॉन्सेप्ट हमने अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे इतना समझते हैं। सेल बाय अनपेड सेलर, तो अनपेड सेलर वो होता है जिसके पैसे पूरे नहीं मिले, तो भैया वो उसके पैसे नहीं मिले तो उसके पास राइट है, वो किसी और बायर को सेल कर देगा, वो अपने गुड्स को किसी और को सेल कर देगा। वेरी क्लियर। चलो, 8th प्रोविजन देखो, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ द अदर एक्ट। सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ द अदर एक्ट। अब अदर एक्ट में क्या है, ये सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशन में सेलर और बायर के बीच में वैलिड एग्रीमेंट बनता है। कैसे, ऑफिशियल रिसीवर सेल कर रहा है,
ये अपॉइंट होते हैं जब कोई कंपनी लिक्विडेट या वाइंड अप हो जाती है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स पा गई, मालिक नहीं मिल रहा तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ए सेल बाय पॉनी कैन कन्वे द गुड्स टाइटल टू द बायर। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस लास्ट टॉपिक को देखते हैं, उसके बाद हमारा एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का प्रोविज़न पूरा बढ़िया तरीके से ख़त्म हो जाएगा। राइट, देखो ये प्रोविज़न क्या कहता है। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल implies डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय सेलर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर देम बाय बायर इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कब मान लेंगे जी, एक तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कब मान लेंगे, जब सेलर गुड्स बायर को दे देगा, डिलीवरी हो जाएगी और बायर की जो स्टिपुलेटेड कंडीशन जो सेलर ने लगाई थी रिलेटेड टू प्राइस वो सब कुछ पे हो जाएगा, तो हम मान लेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल परफॉर्म हो गया। अच्छा, उसके बाद अब डिलीवरी की बात हमने पहले भी बेसिक क्लास में कर ली है। 3 टाइप की डिलीवरी होती है, ये वाली एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। मैंने पहले सेकंड क्लास में बता रखा है आपको। एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स आपके घर तक, सिंबॉलिक मतलब आपको की दे दी गई है, कंस्ट्रक्टिव मतलब जो किसी और के बिहाफ में गुड्स होल्ड कर रहा था वो अब आपके बिहाफ में होल्ड करेगा। इस तरीके से ये 3 टाइप की डिलीवरी भी हो गई। उसके बाद इसमें ये है अब मेन चीज़, रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी, ये हम लोग देखते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिलीवरी को लेकर के बहुत सारी बातें बोलता है, जो कि सेक्शन 33 से 41 तक डील की गई है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पार्ट डिलीवरी का केस हो सकता है। राइट, पार्ट डिलीवरी के केस में बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी के केस में क्या हो सकता है, डिलीवरी रॉन्ग वारंटी क्वांटिटी अगर हो गई तो क्या होगा, एक्सपेंस कौन बियर करेगा, गुड्स पोजेशन अगर थर्ड पार्टी के है तो ये सारी सिचुएशन को हम 1 बाय 1 डील करते हैं। अगर डिलीवरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई तो किस तरीके से लॉ हमें बता रहा है वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले डिलीवरी का मतलब देखते हैं, 33 में बताया गया है। देखो this one, delivery of goods sold may be made by doing anything which the parties agree shall be treated as delivery or which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold on them behalf। डिलीवरी का मतलब क्या है, सेलर आपको गुड्स दे रहा है या सेलर किसी और के माध्यम से आप तक गुड्स को पहुंचा रहा है, उसे हम डिलीवरी बोल रहे हैं। अगर पार्ट डिलीवरी है तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाला, certain goods lying at wharf were sold in a lot. The seller instructed the wharfinger to deliver them to the buyer who had paid for them, and the buyer therefore accepted them and took away part. Hence there was a delivery of the whole। मतलब अगर कोई गुड्स आपके बिहाफ में होल्ड कर रहा है, कहीं आपकी गुड्स स्टोर हैं, वहाँ आपने कुछ गुड्स जो है डिलीवर कर दी और बाकी आपने प्रॉमिस कर दिया डिलीवर करने के लिए, तो उस पार्ट डिलीवरी को भी हम फुल डिलीवरी मान रहे हैं, जैसे ही आप लास्ट लॉट को उसके पास भेज देंगे। क्लियर। उसके बाद अच्छा, अब अप्लाई के लिए रूल बता रहा है, कौन अप्लाई करेगा, बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना बोले तो हम ये मानेंगे कि बायर को बोलना है सेलर से कि भैया आप अपनी डिलीवरी गुड्स की दो, टाइम आ चुका है। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, इसमें ये लिखा हुआ है प्लेस ऑफ डिलीवरी, तो वैसे मेंशन होना चाहिए भाई, बायर बताएगा ना कॉन्ट्रैक्ट में कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या हो गया, मुझे शॉप पे चाहिए, गोडाउन में चाहिए या मेरे क्लाइंट प्लेस पे चाहिए, अगर मेंशन है तो वहाँ पे। अदरवाइज रीजनेबल क्या है, इसमें रीजनेबल चीज़ क्या बचती है, जहाँ पे गुड्स आपको देनी चाहिए क्लाइंट प्लेस पे, वो आपको वहाँ पे गुड्स पहुँचा देनी है। उसके बाद टाइम ऑफ डिलीवरी के लिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, टाइम ऑफ डिलीवरी के लिए देखो इसमें पढ़ते हैं हम लोग, वेयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर बट नो टाइम ऑफ सेंडिंग इज फिक्स। लो जी, गलती से टाइम फिक्स नहीं किया गया, तो सेलर इज बाउंड टू सेंड देम विद अ रीजनेबल टाइम। यही बात टाइम में भी है, यही बात प्लेस में भी है। राइट, तो रीजनेबल टाइम क्या होता है कि भाई ऐसा ना हो कि जो बायर है अगर उसको फर्दर सेल करना है उसका कोई नुकसान ना होने पाए, इस चीज़ को आप एक बार देख लेना। तो ये है रीजनेबल टाइम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
गुड्स इन पोजेशन ऑफ थर्ड पार्टी। कभी कभी क्या होता है कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया आपने, लेकिन गुड्स अभी आपके पास है नहीं, वो किसी थर्ड पार्टी के पास है। तो इसमें क्या होता है जी, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पर्सन वेयर देर इज नो डिलीवरी अनलेस एंड अनटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेजेस टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स ऑन हिज बिहाफ। पहले वो कंफर्म तो कर दे कि हाँ वो सच में आपके बिहाफ में होल्ड कर रहा है, एक बात। उसके बाद टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी। डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में बी ट्रीटेड एज इनएफिशिएंट अनलेस मेड एट अ रीजनेबल आर। तो भैया एक बिजनेस आर में आपको देनी है, जैसे कि मान लो ऑफिस टाइम है 10 to 6, उसके बीच में आपको एक तरीके से डिलीवरी करनी है। व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो अलग अलग डिपेंड करता है किसका क्या बिजनेस आर। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है जो लॉ क्लियर कर रहा है, एक्सपेंस और डिलीवरी कौन बियर करेगा जी। द एक्सपेंस of and incidental of putting the goods into delivery state must be borne by the seller in the absence of contract of contrary। बिल्कुल सही बात है, कौन बियर करेगा, सेलर। जब तक कोई बात क्लियर नहीं की गई तो कौन बियर करेगा, सेलर। हाँ कभी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही है बायर तो बायर बियर करेगा। नेक्स्ट डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। कभी कभी क्या हो गया जी, कुछ क्विंटल मंगाया और उसमें कुछ कमी आ गई, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है, देखो क्या कहता है ये पॉइंट। ए एग्री टू सेल 100 क्विंटल ऑफ वीट टू बी एट 1000 पर क्विंटल। ए डिलीवर 1100 क्विंटल। लो जी 1100 चली गई, ज़्यादा चली गई। बी में रिजेक्ट द होल लॉट और एक्सेप्ट ओनली 1000 क्विंटल एंड रिजेक्ट द रेस्ट एक्सेप्ट होल और लॉट एंड पे देम एट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहाँ पे कोई चीज़ डिपेंड करती है बायर की इच्छा पे, या तो पूरा एक्सेप्ट कर दे तो पूरे की पेमेंट दे, नहीं तो फिर पूरे की पेमेंट आपको करनी पड़ जाएगी। उसके बाद इंस्टॉलमेंट डिलीवरी की बात करते हैं। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी का रूल क्या कहता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। द राइट्स एंड लायबिलिटी इन केसेस ऑफ डिलीवरी by installment and payment thereon may be determined by parties of contract। पहली बात तो सिंपल लिखा हुआ है कि द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी। भैया ऐसी कोई चीज़ क्यों कर रहे हो, मैं पार्ट डिलीवरी क्यों लूँ, मुझे पूरी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन हाँ अगर बायर खुद ही बोल देता है कि मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है इट्स ओके। डिलीवरी बाय कैरियर, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इसके बारे में लॉ क्या कहता है देखो। सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द करियर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द बायर इज प्राइमा फेसी डीम्ड टू बी डिलीवरी ऑफ द बायर। जैसे ही मैंने रेलवे में कहीं किसी के थ्रू मैंने भेजा, उसमें रखना ही मेरी डिलीवरी मानी जाएगी। उसके बाद का रिस्क किसका है, बायर का। ये मैंने पीछे भी आपको समझाया। अच्छा जी, रस्ते में अगर डेटोरेशन हो गया ड्यूरिंग ट्रांसिट तो क्या होगा, एग्जाम्पल देखो। पी सोल्ड to queue certain quantity of iron rods which were to be sent by proper vessels। वेसल का मतलब होता है जो पानी में जहाज चलते हैं। it was rusted before it reached the bar। लो जी, the rust of the rod was so minimal and was not affecting the marketable quality or deterioration and was not necessary incidental to transition। it was held that Q was bound to X। अब देखिए ज़्यादा अगर माल की हानि हो गई तो चलो सेलर कुछ आपको दे सकता है, वैसे तो इंश्योरेंस इसमें ज़रूरी होता है। लेकिन अगर माइनर सा डेफिशिएंसी है जिससे आपकी मार्केटेबिलिटी फर्दर आप सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसमें सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, इस नुकसान को आप खुद ही बियर करो। क्लियर। चलिए उसके बाद है जी हमारे पास बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। बिल्कुल, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर हु हैज़ नॉट प्रीवियसली एग्जामिन देम ही इज एंटाइटल्ड टू रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग देम इन ऑर्डर टू असरटेन वेदर दे आर कन्फर्मिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अदरवाइज एग्रीड द सेलर इज बाउंड ऑन रिक्वेस्ट टू अफोर्ड बायर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एग्जामिनिंग द गुड्स। बिल्कुल, बायर के पास राइट है कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि भैया वो पैसे दे रहा है उसके लिए। राइट, तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। तो यहाँ पे हमारा इस स्टडी मटेरियल का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमारा ख़त्म। उसके बाद आपकी नॉलेज चेक होगी, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप कर सकते हैं। कोई डाउट आएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आप करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें, डिस्क्रिप्शन एज वेल एज MCQ क्वेश्चन जरूर करो। जहाँ जहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है वो आपको देखना है। राइट, this is it from the sales of goods act। Thank you so much, keep practicing, keep learning, bye।